आज हम भारत के इतिहास के बारे में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहला जो विदेशी यात्री था वो था स्काईलैक्स तथा हिकेटियस मिलेट्स। स्काईलैक्स ईरानी शासक दारा का यूनानी सैनिक था और स्काईलैक्स और हिकेटियस ये दोनों यूनानी जो लेखक थे, इनकी रचनाओं को अगर हम देखें तो 549 ईसा पूर्व से 496 ईसा पूर्व के मध्य की ये रचनाएं हैं और इनसे भारत की केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक का ज्ञान प्राप्त होता है। इन्होंने सिंधु नदी घाटी क्षेत्र तक के बारे में जानकारी दी है। ये दोनों लेखक हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, उसके पूर्ववर्ती थे। तो स्काईलैक्स और हिकेटियस मिलेट्स ये आरंभिक यूनानी लेखक थे। उसके बाद आता है टेसियस। यह ईरानी राजवैद्य था जो कभी भारत नहीं आया था। इसने ईरानी अधिकारियों से ही भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसने भारत के ऊपर इंडिका और फारस पर पर्शिका नामक इतिहास लिखा। अगली कड़ी में आता है आपका हेरोडोटस। इतिहास का पिता कहलाए जाने वाले हेरोडोटस ने हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ का जो काल था वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का था। ध्यान दीजिए, हेरोडोटस का ग्रंथ हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ था, जिसमें भारत फारस संबंधों का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया गया है। जिस प्रकार ईरान का राजवैद्य टेसियस कभी भारत नहीं आया था, उसी प्रकार हेरोडोटस भी कभी भारत नहीं आया था। हिस्टोरिका ग्रंथ लिखा हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये कालक्रम पूछा गया है क्वेश्चन कि हेरोडोटस का समय क्या था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व या 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसी कड़ी में एक अगला लेखक आता है नियार्कस। नियार्कस सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। 9 सेना जो सिकंदर लेके आया था उसका सेनापति था नियार्कस। ओनेसिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस ये 2 व्यक्ति और सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के साथ कुल 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे जिन्होंने इतिहास के बारे में कुछ लिखा। नियार्कस, ओनेसिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस। नियार्कस सिकंदर के 9 सैनिक बेड़े का सेनापति था। ओनेसिक्रिटिस ने सिकंदर की जीवनी नामक पुस्तक लिखी और एरिस्टोबुलस ने युद्धों का इतिहास नामक पुस्तक में भारत के बारे में लिखा। तो ये तीनों लेखक सिकंदर के समकालीन थे, नियार्कस, ओनेसिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस। फिर विदेशी यात्री आता है आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी शासक था उसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। इसकी पुस्तक इंडिका मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के जो यूनानी लेखक हैं स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन आदि में इंडिका के उद्धरण प्राप्त होते हैं। तो इंडिका ओरिजिनल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रेबो, प्लिनी इनकी रचनाओं में हमें इंडिका के उद्धरण प्राप्त होते हैं। अब अगला 1846 में डॉक्टर स्वानवेक ने इन जो यूनानी रचनाकार जो हमने ऊपर पढ़े, एरियन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लिनी, इनके उद्धरणों को एक स्थान पर संग्रहित कर दिया डॉक्टर स्वानवेक ने 1846 में और एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। फिर 1891 में मैकक्रिंडल ने इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया। तो डॉक्टर स्वानवेक ने उद्धरणों को एक स्थान पर संग्रहित किया और 1891 में मैकक्रिंडल ने इनको अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। इसी कड़ी में अगला आता है आपके यूनानी राजदूत डायमेकस।
जो बिंदुसार के दरबार में रहा था, बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में रहा था। ये सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था डायमेकस। डायनोसियस ये मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत था, अशोक के दरबार में रहा था। तो ध्यान दीजिए, डायमेकस तो रहा था राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में, और टोलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में रहा था डायनोसियस अशोक के दरबार में। प्रथम शताब्दी में एक लेखक हुआ था प्लिनी, ये यूनानी लेखक था। प्लिनी द एल्डर उसका पूरा नाम था। इसने 75 ईस्वी के आसपास पुस्तक लिखी लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिका, जिसको नेचुरल हिस्ट्री भी कहते हैं, प्राकृतिक इतिहास हिंदी में कहते हैं, और यूनानी लैटिन भाषा में इस पुस्तक को कहते हैं नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी द एल्डर की। इसका जो छठा अध्याय है उसमें भारत का वर्णन किया गया है, जो मेगास्थनीज की इंडिका के आधार पर किया गया है। प्लिनी इटली का नागरिक था। इसने भारत और इटली के मध्य व्यापार का वर्णन किया है। प्लिनी कहता है कि रोम से भारी मात्रा में भारत को सोना निर्यात हो रहा है, क्योंकि भारत की विलासिता की वस्तुओं की रोम में बड़ी डिमांड थी। तो इस कारण रोम का सोना बड़ी भारी मात्रा में भारत आता था। इस पर वो दुख प्रकट करता है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक में भारतीय वनस्पति, खनिज और पशुओं की जानकारी भी मिलती है। एक लेखक आता है टॉलमी, जिसने ग्रीक भाषा में 150 ईस्वी के आसपास ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योग्राफी, ग्रीक भाषा में 150 ईस्वी में। तो द ज्योग्राफी 150 ईस्वी में लिखी गई और टॉलमी के द्वारा ग्रीक भाषा में लिखी गई। एक पुस्तक आती है ग्रीक भाषा में ही, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक का नाम पता नहीं है। अज्ञात लेखक के द्वारा ये ग्रीक भाषा में लिखी गई पुस्तक पहली शताब्दी ईस्वी में भारत के बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी देती है। यह पुस्तक 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई। इसमें लाल सागर से भारत तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। एरिथ्रियन सी लाल सागर को ही कहते थे, तो लाल सागर से भारत तक की यात्रा का वर्णन किया गया है और भारत के बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी भी इसमें मिलती है। अन्य यूनानी लेखकों में हम देखें तो प्लूटार्क व जस्टिन। प्लूटार्क की पुस्तक पैरेलल लाइन और जस्टिन की पुस्तक सार संग्रह को यूनानी भाषा में एपिटोम भी कहा जाता है। तो प्लूटार्क की पैरेलल लाइन और जस्टिन की पुस्तक एपिटोन, ये दो पुस्तकें अन्य जस्टिन और प्लूटार्क के द्वारा लिखी गई, इन्हें भी आप ध्यान रखें। स्ट्रेबो, इसने 64 ईसा पूर्व से लेके 19 ईस्वी के मध्य भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी ने लिखी थी एक तो द ज्योग्राफी, ऊपर पढ़ा था हमने 150 ईस्वी में ग्रीक भाषा में, और स्ट्रेबो ने भी ईसा की प्रथम शताब्दी में भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अब आगे ये जो की पुस्तक है ज्योग्राफी या भूगोल, ये भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का जो राजदूत था डायमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में आया था, उसको सबसे बड़ा झूठा बताया है। और मेगास्थनीज को भी स्ट्रेबो ने डायमेकस के बाद सबसे बड़ा झूठा बताया है। तो कहने का मतलब स्ट्रेबो जो था उसने अपने जो पूर्ववर्ती यूनानी व्यक्ति थे, मेगास्थनीज और डायमेकस, दोनों राजदूत थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में राजदूत था। इन दोनों व्यक्तियों को
मेगास्थनीज और डाइमेकस दोनों को स्ट्रेबो ने झूठा बताया है। एरियन नामक और लेखक हुआ जिसने ईसा की दूसरी सदी में इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे। ये दोनों ग्रंथ मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक पर आधारित है। तो एरियन ने एक तो लिखा सिकंदर का आक्रमण और एरियन ने एक दूसरा ग्रंथ लिखा इंडिका। तो इंडिका, मूल इंडिका तो मेगास्थनीज ने लिखी थी और एक इंडिका लिखी आपके एरियन ने। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ भी एरियन ने लिखा। पेट्राक्लीज ये यूनानी व्यक्ति था। ये पूर्वी देशों का भूगोल नामक पुस्तक इसने लिखी। और फिर आता है आपका कॉस्मस इंडिको प्लेस्टोस। ये 530 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच में ये यूनानी भिक्षु था जो समुद्री मार्ग से भारत और श्रीलंका आया था। यूनानी भिक्षु था, ध्यान दीजिए, कॉस्मस इंडिको प्लेस्टोस। इसने अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में 6ठी शताब्दी ईस्वी की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी में। अब आता है आपके चीनी लेखक। चीनी लेखकों ने भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं। सबसे पहला आता है आपके सुमाचीन। सुमाचीन ये चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार है। इसे चीनी इतिहास का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास पर ग्रंथ लिखा। चीनी इतिहास का जन्मदाता है सुमाचीन, चीन का पहला इतिहासकार। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसने इतिहास पर जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ में भारत के बारे में भी जिक्र किया गया है। फाइयान ये यूनानी चीनी यात्री था। ये फाइयान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच भारत रहा था, भारत की यात्रा की थी। यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि फाइयान ने जो अपना यात्रा विवरण लिखा वो फो क्वो की के नाम से जाना जाता है। चीनी भाषा में इसका नाम है फो क्वो की। इस यात्रा विवरण में फाइयान ने कहीं भी भारत में जो तत्कालीन गुप्त राजवंश था, उस गुप्त राजवंश के राजा का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। फाइयान की यात्रा का उद्देश्य क्या था? पवित्र बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि फाइयान की यात्रा का उद्देश्य क्या था? पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। फिर आता है आपका वैनसांग। वैनसांग भी चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये 16 वर्ष तक ये भारत रहा था। इसने 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच में ये भारत रहा। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है वहाँ रह कर के इसने शिक्षा भी प्राप्त की थी। इसका यात्रा विवरण CU की के नाम से जाना जाता है। वैनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार अथवा प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ये 16 साल तक भारत रहा था वैनसांग। इसके यात्रा विवरण CU की से हमें तत्कालीन भारत के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके बाद में फिर आता आपका प्रमुख चीनी यात्री अगला इत्सिंग, जो 671 से 693 ईस्वी के बीच में भारत रहा था और ये भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में रहा। इसने प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक ग्रंथ लिखा। ध्यान दीजिए, इत्सिंग का एक तो कालक्रम था 671 से 693 के बीच में भारत में रहा ये, और प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं ये इसने ग्रंथ लिखा। एक लेखक है हुईली, चीनी लेखक हुईली, जिसने वैनसांग की जीवनी लिखी थी। अन्य लेखक चीन का मातवा लिन ने अपने विवरण में हर्ष के पूर्वी भारत के अभियान का वर्णन दिया है कि किस प्रकार हर्ष ने पूर्वी भारत का अभियान किया था। फिर एक अन्य चीनी लेखक आता है चाउ जू कुआ। 1225 ईस्वी से 1254 ईस्वी के बीच में ये भारत आया था। चाउ जू कुआ ने चोल इतिहास का विवरण दिया है। इसकी पुस्तक का नाम है चू फानची। इस पुस्तक में दक्षिण भारत व चीन के व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिए, चू फानची
ये पुस्तक चाओजू कुआ की है और चोलों का इतिहास इसमें मिलता है। साथ ही साथ दक्षिण भारत व चीन के व्यापारिक संबंधों की जानकारी भी मिलती है। तो ये चाओजू कुआ 1225 से 1254 के बीच भारत में रहा था। फिर आता है आपका सुंगयुन। ये 618 ईस्वी में बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये चीनी यात्री भारत आया था 618 ईस्वी में। इसका नाम था सुंगयुन। तो ये चीन के लेखक और इतिहासकार हैं जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों या ग्रंथों से हमें तत्कालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें सुमाचीन, फाइयान, वैनसांग, इत्सिंग, मातवालिन, चाओजू कुआ और सुंगयुन, ये सब आपको ध्यान में रहने चाहिए। फिर आता है आपके अरबी यात्री। अरबी लेखकों में अल बरूनी, सुलेमान, अल मसूदी और इब्न खुर्दादब ये प्रमुख हैं। अल बरूनी ने भारत के ऊपर तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक अरबी भाषा में लिखी। इस पुस्तक में 90 अध्याय हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रमोद, ध्यान दीजिए प्रमोद, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि किताबुल हिंद में या तहकीक हिंद में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 90 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 90 अध्याय है। और ये पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? अल बरूनी ने लिखी थी। ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी है, तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद। ये अल बरूनी जो था ये महमूद गजनवी का राज ज्योतिषी था और उसने गीता, पुराण, वरामिहिर और ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्म सिद्धांत पुस्तक थी उसका भी इसने अध्ययन किया था। अल बरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था की कठोरता पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने या व्यापार करने या जाति बदलने का अधिकार नहीं था। उस समय भारत में जो व्यक्ति जिस जाति का है उसी जाति में उसका विवाह हो सकता था और वो व्यक्ति उस जाति के बाहर का दूसरा जाति का व्यवसाय भी नहीं अपना सकता था। अगर बुनकर है तो बुनकर का व्यवसाय ही उसको अपनाना है, चर्मकार है तो चमड़े का व्यवसाय ही उसको अपनाना है, तेली है तो उसको तेलिक व्यवसाय ही अपनाना है। ऐसा नहीं कि तेली जाति में कोई व्यक्ति जन्म लिया तो वो बुनकर का काम करने लग गया, नहीं, जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी जाति का व्यवसाय करने और उसी जाति में विवाह करने की पाबंदी थी। ऐसा उसने जाति व्यवस्था की कठोरता के बारे में लिखा है। फिर आता है सुलेमान। सुलेमान जो था ये 9वीं सदी में, ये अरबी यात्री था सुलेमान, 9वीं सदी में भारत आया था। और एक यात्री था अल मसूदी जो 10वीं सदी में आया था भारत, बगदाद का था अल मसूदी। सुलेमान जो था उसने गुर्जर प्रतिहार और पाल राजाओं के बारे में वर्णन किया है। तो पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में सुलेमान ने वर्णन किया है, जबकि अल मसूदी ने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों का वर्णन किया है। तो पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देने वाला जो अरबी यात्री था वो सुलेमान था, 9वीं शताब्दी में आया। और अल मसूदी जो 10वीं शताब्दी में आया, बगदाद का यात्री, उसने राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी दी है। सुलेमान ने एक पुस्तक लिखी, अखबार उल सिंध वल हिंद, अखबार उल सिंध वल हिंद, और एक उसने लिखी सिलसिला उत तवारिख। क्या लिखी उसने? सिलसिला उत तवारिख और अखबार उल सिंध वल हिंद, ये 2 पुस्तकें सुलेमान की है। सुलेमान ने पाल राजाओं को रूहमा कहा है। पाल शासकों को क्या कहा उसने? रूहमा। राष्ट्रकूट राज्य को उसने बलहर कहा है, राष्ट्रकूट राज्य को बलहर कहा है। और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी मान्यखेत, मान्यखेत को उसने मंकीर कहा है। तो ये सुलेमान अरबी यात्री, राष्ट्रकूट राज्य को उसने बलहर कहा है और राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी मान्यखेत को मंकीर कहा उसने। पाल शासक को उसने रूहमा कहा है। सुलेमान के अनुसार गुर्जर प्रतिहार शासक
मतलब राष्ट्रकूट राज्य जो बलहर था और बलहर की गुर्जर प्रतिहार शासक के साथ शत्रुता थी, अर्थात राष्ट्रकूटों की प्रतिहारों के साथ शत्रुता थी। सुलेमान ने सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार समकालीन जो राष्ट्रकूट राजा था उसका राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक था। उसने गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुलेमान ने 9वीं शताब्दी में जो अखबार उल सिंध वल हिंद पुस्तक लिखी, एक उसने क्या लिखा, सिलसिला उत तवारिक। उसने राष्ट्रकूट राज्य को संसार के उस समय के 4 सबसे बड़े राज्यों में से एक बताया। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को उसने इस्लाम के सबसे बड़े शत्रु के रूप में लिखा है। 9वीं शताब्दी में ये अरबी यात्री भारत आया था। फिर आता है दूसरा अरबी यात्री अल मसूदी, जो 915-16 ईस्वी अर्थात 10वीं शताब्दी में भारत आया था। बगदाद का रहने वाला था ये। इसने प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में विशेष रूप से लिखा है। इसकी पुस्तक थी मुरुज उल जहब। अल मसूदी की पुस्तक कौन सी थी अरबी भाषा में? मुरुज उल जहब। एक प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय में आया था। ये गुर्जर प्रतिहार शासक उस समय था महिपाल प्रथम। प्रतिहार शासकों को इसने बऊर कहा है। ये ध्यान दीजिए आप। राष्ट्रकूट राजाओं को सुलेमान ने क्या कहा था? बलहर। पाल राजाओं को कहा था रूहमा, और अल मसूदी ने प्रतिहार राजाओं को बऊर कहा है। क्या कहा है? बऊर। अल मसूदी ने उस समय प्रतिहार राजा कौन था जब वो आया था? महिपाल प्रथम। और राष्ट्रकूट राजा था इंद्र तृतीय, जिसको उसने बलहर कहा है। तो राष्ट्रकूट राज्य या राजा बलहर कहलाते थे, प्रतिहार शासक बऊर कहलाते थे, और पाल शासक रूहमा कहलाते थे। तो ये आप ध्यान दीजिए अल मसूदी। और अल मसूदी की पुस्तक का एक अनुवाद है मुरुजुल जहब का, मिडोज ऑफ गोल्ड। कौन सी है? क्या कहलाता है उसका अनुवाद? मिडोज ऑफ गोल्ड। फिर अरबी यात्री आता है इब्न खुर्दादब। 864 ईस्वी में ये भूगोलवेत्ता था जो भारत आया था। किताब उल मसालिक वल ममालिक, ये उसने पुस्तक लिखी थी। किसने? इब्न खुर्दादब ने। ये अरबी भूगोलवेत्ता था और 864 ईस्वी में भारत आया था। कय्युम ध्यान दीजिए, अरबी यात्री कौन था? इब्न खुर्दादब, जिसने पुस्तक लिखी किताब उल मसालिक वल ममालिक, अरबी भाषा में। कौन सी पुस्तक लिखी प्रमोद? कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल मसालिक वल ममालिक। ये याद होनी चाहिए आपको सारी चीज़ें। इस पुस्तक में उसने भारत में जो व्यापारिक मार्ग थे उनका विवरण दिया है उसने, और भारतीय समाज की 7 जातियों का वर्णन भी उसने किया है इब्न खुर्दादब ने, किताब उल मसालिक वल ममालिक पुस्तक में। तो ये अभी तक हमने जो ये अरबी यात्री पढ़े, जैसे सबसे पहले सुलेमान पढ़ा हमने, सुलेमान की दोनों पुस्तकें याद होनी चाहिए, अखबार उल सिंध वल हिंद, और दूसरी पुस्तक कौन सी थी सुलेमान की? सुलेमान की दूसरी पुस्तक थी आपके सिलसिला उत तवारिक। 9वीं शताब्दी में आया था सुलेमान। फिर अल मसूदी आया 10वीं शताब्दी में, महिपाल प्रथम प्रतिहार राजा के समय में। अल मसूदी की पुस्तक जो है मुरुज उल जहब, जिसको मिडोस ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। फिर आपके इब्न खुर्दादब, जिसकी पुस्तक किताब उल मसालिक वल ममालिक, और 7 भारतीय जातियों का भी उसने वर्णन किया है। इब्न खुर्दादब कहता है कि कभी कभी उसने कई वृद्ध व्यक्तियों को तीर्थ स्थलों में जल समाधि लेते हुए देखा था। बनारस के अंदर विशेष रूप से, और इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जो संगम था प्रयागराज, वहाँ पर संगम पर वट वृक्ष से लोग कूद करके गंगा में जल समाधि ले लेते थे वृद्ध व्यक्ति। ऐसा इब्न खुर्दादब ने लिखा है। फिर एक और अरबी यात्री आया अल बिलादुरी, फुतू उल बलदान नामक पुस्तक लिखी। अल बिलादुरी ने कौन सी पुस्तक लिखी?
फुतूह उल बुल्दान ये ग्रंथ लिखा। इसके विवरण में देवल स्मृति में जिस शुद्धि आंदोलन की चर्चा की गई है वो वापस इसने लिखा है। देवल स्मृति में कहा गया है कि कई सारे मुसलमान वापस हिंदू बन गए थे, तो वो जो शुद्धि आंदोलन की चर्चा देवल स्मृति में की गई है उसका पुष्टि अल बिलादुरी भी करता है कि भारत में कई स्थानों पर जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए जा चुके हिंदू मुसलमान पुनः हिंदू धर्म में शामिल हो रहे थे। अल बिलादुरी की पुस्तक फुतूह उल बुल्दान। फिर आती है एक लेखक अल इदरीसी। ये 11वीं शताब्दी में इस अरबी लेखक ने अल इदरीसी ने एक पुस्तक लिखी नुज है जुल मुश्ताक पुस्तक में अल इदरीसी ने भारतीयों के चरित्र व न्यायप्रियता की प्रशंसा की है। नुज है जुल मुश्ताक पुस्तक में अल इदरीसी कहता है कि भारतीय लोग वृक्ष पूजा करते थे, सूर्य पूजा भी करते थे। अबू जईद ने सिलसिला उत तवारीख पुस्तक लिखी 916 ईस्वी में, और भारत और चीन दोनों देशों की इसने यात्रा की थी। दोनों देशों का तुलनात्मक वर्णन अबू जईद ने किया है। सिलसिला उत तवारीख अबू जईद की भारत और चीन का तुलनात्मक विवरण किया गया है, दोनों की तुलना की है उसने। तो ये आपके फिर इब्न होकल और अल इस्तावरी भी आए थे। अल इस्तावरी ने किताबुल अकलीम की रचना की जिसमें भारत के विषय में जानकारी मिलती है। इब्न होकल ने अशकाल उल बिलाद नामक पुस्तक लिखी जिसमें भी भारत की जानकारी मिलती है। लेकिन आपको कम से कम अल बिलादुरी की पुस्तक फुतूह उल बुल्दान का ध्यान रखना है, शुद्धि आंदोलन का जानकारी मिलती है। अल इदरीसी की पुस्तक जिसमें भारतीयों के चरित्र व न्यायप्रियता की प्रशंसा की गई है, नुज है जुल मुश्ताक, वो याद रखनी है। अबू जईद की सिलसिला उत तवारीख याद रखनी है जिसमें भारत और चीन की तुलनात्मक वर्णन उसमें किया गया है। तो ये आपके कुछ पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत का जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। और अब अगले लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। वर्ग दबा दूं।